हेलो, वेलकम टू CSIR स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे FW टेलर और हेनरी फेयोल के। आज हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहली थ्योरी है मैस्लोस हियरार्की ऑफ नीड्स। ये थ्योरी 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 5 भागों में विभाजित होती है। और इस थ्योरी में बताया गया है कि एक ह्यूमन की क्या क्या बेसिक नीड्स होती है, क्या क्या फुलफिल हो जाती है, और फिर एक एक स्टेज करके बताई गई है कि सबसे पहली कौन सी नीड होती है, सेकंड कौन सी नीड होती है। इट वाज गिवन बाय मैस्लो। ठीक है, ये 5 टायर पिरामिड होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहली कौन सी थ्योरी होती है, साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड मतलब मनोवैज्ञानिक नीड। उसका मतलब क्या होता है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है। जैसे बेसिक नीड्स क्या क्या हो गई, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, एयर, शेल्टर, स्लीप। ये सारी हमारी बेसिक नीड्स होती है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए ये नीड्स फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको एयर नहीं मिलेगी तो क्या हम ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हमको फूड नहीं मिलेगा प्रॉपर तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या आप ज्यादा दिनों तक सोए बिना रह सकते हो, विदाउट स्लीप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारी 2-3 दिन तक नींद नहीं हो पाती, या इवन फॉर द 1 नाइट हम लोग नहीं सो पाते किसी वजह से, कोई बुरी खबर सुन लेते हैं या कोई और टेंशन है उसकी वजह से नहीं सो पाते हैं, लाइट चली जाती, किसी भी वजह से अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारा नेक्स्ट डे पूरा बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसलिए ये सारी हमारी बेसिक नीड जब पूरी हो जाती है, साइकोलॉजिकल नीड, तो मैस्लो कहते हैं उसके बाद एक पर्सन नेक्स्ट नीड पे सर्वाइव, नेक्स्ट नीड पे शिफ्ट करता है। वो नेक्स्ट नीड क्या है? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड, देखो जब भी हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हमको एक सेफ्टी का फील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर वो सेफ्टी मेंटल सेफ्टी भी हो सकती है। मेंटल सेफ्टी मतलब आप मेंटली पीस में हो, ठीक है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, आपको एंजाइटी नहीं होती है, ठीक है, या फिर एंजाइटी होती भी है तो आपको पता है कि उससे कैसे कोप अप करना है। ये हो गई मेंटल सेफ्टी। उसके बाद सेकंड क्या होती है? फाइनेंशियल सेफ्टी। फाइनेंशियल सेफ्टी मतलब आप, भले ही आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट इतना पैसा है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आप एजुकेशन कर पा रहे हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, सेविंग कर पा रहे हो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस वक्त के लिए आपके पास प्रॉपर सेविंग है। ये क्या हो गई? फाइनेंशियल सेफ्टी। उसके बाद होती है हमारी मेडिकल सेफ्टी। मेडिकल सेफ्टी में क्या क्या आता है? आप इंश्योरेंस ले पा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती है हमारी मेडिकल सेफ्टी में। उसके बाद एक होती है इमोशनल सेफ्टी। अभी हम लोग जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, हमारे लिए इमोशनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट। इमोशनल सेफ्टी एज इन वी नीड समवन टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, हमको ये चाहिए होता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ हो, हमें समझ सके। फिर वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति की जब आप किसी टेंशन में हो, किसी चीज किसी कोई डिसीजन लेने में डिलेमा में हो, तो तब आपको कोई सपोर्ट कर सके या फिर एक गाइडेंस दे सके, या फिर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो आपको एक सहमति दे सके कि नहीं आपका डिसीजन करेक्ट है, या फिर रॉन्ग भी है तो आप उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हो। या फिर किसी दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इफ यू हैव लॉस्ट समवन इन योर लाइफ, उस सिचुएशन में आपको चाहिए होता है कि कोई और पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो, ताकि आप उस ट्रॉमा से हील कर सको। उसको बोला जाता है इमोशनल सिक्योरिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? लव एंड बिलोंगिंग। क्या हम प्यार के बिना रह सकते? नहीं रह सकते। क्या हम बिलोंगिंग के बिना रह सकते? नहीं रह सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसको लव इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति लोनली नहीं रह सकता। एक टाइम बाद हर किसी को लोनलीनेस खाने लगती है, ठीक है। इसीलिए मैस्लो ने क्या कहा है कि लव एंड बिलोंगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लव एंड बिलोंगिंग में क्या क्या आता है? रिलेशनशिप्स आते हैं। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकते हैं, नेबर्स के साथ हो सकते हैं, कलीग्स के साथ हो सकते हैं, आपके टीचर्स के साथ हो सकते हैं, मेंटर्स के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, किसी के भी साथ। उसके बाद क्या आता है? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को, हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जिसको हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड।
ठीक है, या विदाउट बीइंग गेटिंग द फीलिंग ऑफ जजमेंट, हमको ये डर नहीं होता कि अरे हमने उससे ये शेयर कर दिया तो वो हमें जज करेगा। हमसे कोई गलती भी हो जाती है, हम लोग कुछ गलत काम भी कर देते तो भी हम हमारे फ्रेंड को जाके बता देते हैं कि यार आज मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है। ठीक है, इसलिए हमारी लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, इंटीमेसी, ये भी एक ह्यूमन नीड है। और नेक्स्ट क्या होता है, फैमिली। ऑब्वियस सी बात है, क्या कोई भी पर्सन फैमिली के बिना नहीं रह सकता है? रह सकता है तो नहीं रह सकता है। जरूरी नहीं है कि कंप्लीट फैमिली हो, बट एटलीस्ट फैमिली में मदर फादर हो, या फिर आपके सिबलिंग्स हो जो आपको एक लव फील करवा सके, बिलोंगिंग फील करवा सके। आपका स्पाउस हो जो आपके साथ हर सिचुएशन में आपको समझे, आप कुछ भी चीज उससे शेयर कर पाओ। इसको क्या बोला जाता है, लव एंड बिलोंगिंग। उसके बाद मैस्लो कहते हैं नेक्स्ट ह्यूमन नीड क्या होती है, सेल्फ एस्टीम। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है, नेक्स्ट आपको लव एंड बिलोंगिंग भी मिल गया। अब यहाँ पे एक ह्यूमन को जितनी चीजें रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट सारी मिल गई, उसने सारी अचीव कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट वो क्या सोचेगा कि यार मेरे पास बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सेफ्टी पे इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, मेरे पास अपने कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं अपनी हंसी और गम बांट पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे रेप्यूटेशन चाहिए, मुझे सोशल स्टेटस चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि सोसाइटी में मेरा नाम हो, नेम फेम चाहिए। अभी वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। अब हर कोई क्या चाहता है कि वो रील बनाए या कुछ करे, वो सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो जाए, फेमस हो जाए। आपने देखा ही होगा सबने कि आजकल लोग हर तरह की चीजें कर रहे हैं, भले ही कोई अच्छी चीजें करके फेमस हो रहा है और कोई कुछ गलत या अतरंगी काम करके फेमस हो रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको अपनी सेल्फ एस्टीम नीड पूरी करनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको पैसा तो मिल ही रहा है। रिस्पेक्ट चाहिए होता है हर पर्सन को कि यार अगर कोई व्यक्ति है उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, उसको लव बिलोंगिंग मिल रहा है, उसके पास अच्छी सी फैमिली है, उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो, तो नेक्स्ट वो क्या चाहेगा कि मेरा सोशल स्टेटस हो, लोग मुझे जाने, हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करे। इसलिए नेक्स्ट नीड कौन सी होती है, सेल्फ एस्टीम नीड। और उसके बाद लास्ट नीड जो होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब इस नीड में ये होता है कि आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, बट आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इसके बाद कि आप में और भी जो पोटेंशियल है उसको आप क्या कर सको, अच्छी तरह से यूज कर सको। ठीक है, आप क्या कर सको, अपनी फुल पोटेंशियल का यूज कर सको। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है, पर्सन क्या चाहता है, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, मतलब वो जितना ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा कर सकता है उसको वो पाने की चाहत होती है। उसको उस स्टेज पे उसको पैसा नहीं चाहिए होता है, उसको प्यार नहीं चाहिए होता है, उसको उसके पास फैमिली, ये सारी चीजें, पैसा, फैमिली, प्रोटेक्शन, स्टेटस, ये सारी चीजें सब ऑलरेडी होती है। अब उसकी इच्छा इससे ऊपर उठने की होती है, इन सब चीजों से ऊपर उसको कुछ चाहिए होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये नीड, ये फुल पोटेंशियल कब यूज कर सकते हैं, सपोज एक पर्सन है, उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह से स्पेंड करी, उसने अच्छी सी पढ़ाई करी, उसने अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ली, उसकी बेसिक नीड्स, सर्वाइवल नीड्स तो पूरी हो ही रही थी, उसने पूरी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा है, इंश्योरेंस वगैरह लेके, एवरीबडी इज हेल्दी इन हिज फैमिली, उसके पास पूरी फैमिली है, बच्चे हैं उसके, उसके स्पाउस है, सब सब लोग हेल्दी है, उसका सोशल स्टेटस भी है। अब वो क्या चाहेगा कि रिटायरमेंट के बाद वो कुछ ऐसा कर सके, या तो वो सोशल वर्क कर सके, ठीक है, या फिर उसके पास कोई और स्किल है जो वो जिसका वो यूटिलाइजेशन नहीं कर सका थ्रू आउट हिज लाइफ, तो वो यहाँ इस स्टेज पे आके उसका उसके पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन कर सके। इसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। आया समझ में? एक बार और हम शॉर्ट में पूरा क्विक रिवीजन करते हैं। 5 नीड्स बताई है मैस्लो ने। पहली नीड क्या बताई, साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी सर्वाइवल नीड्स, सर्वाइवल बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर, एयर। ठीक है, इसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स। नेक्स्ट नीड हमारी कौन सी आई, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में आपको क्या चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जॉब प्रोटेक्शन चाहिए होता है, मेडिकल सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है, हाउस सिक्योरिटी चाहिए होती है, इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है। यहाँ पे लिखा नहीं है हाउस सिक्योरिटी, बट हाउस सिक्योरिटी भी आती है। आपके पास क्या हो, हर कोई अभी क्या चाहता है कि हमारा खुद का घर हो जिस सिटी में हम रहते हैं, ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा
प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कौन सी आती है, थर्ड नीड, लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग में आप क्या चाहते हो, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हो, आपके पास फैमिली हो, आपके आसपास नेबर्स अच्छे हो, जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। इसके बाद फोर्थ नीड आती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम नीड्स में पर्सन क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसका अच्छा सोशल स्टेटस हो, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करे, उसकी एक रेपुटेशन हो सोसाइटी में। ठीक है, और लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें एक पर्सन क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज कर सके। ही डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। इसको बोला जाता है मैस्लोज हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग टू फैक्टर क्यों नाम पड़ा, इसमें इन्होंने दो फैक्टर बताए, कौन से, मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। हर्जबर्ग ने दो चीजों में बांट दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो है वो किन चीजों से मोटिवेट होते हैं या किन चीजों पे काम करते हैं। जिसमें पहला क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या क्या आता है, एम्प्लॉय की अचीवमेंट मिलती है, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिलता है, हर कोई पहचानता है कि अच्छा इस नाम का व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। ठीक है, उसको बोला जाता है रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर। उसके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उसको हर कोई क्या करने लगा है, रिकॉग्नाइज करने लगा है, वो चीजों को क्या करने लगा है, अचीव करने लगा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है। और उसकी वजह से क्या होती है, उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। Also he is ready to take the responsibility. He will never say no. अगर उसको कोई काम नहीं भी आ रहा है तो he will say I will try. वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं ये काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये कौन सा फैक्टर होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर। इसमें एम्प्लॉय अचीवमेंट फील करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड फील करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, और वो चीजों को लेके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मोटिवेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्या होता है, हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में वर्कर क्या करता है, सेफ्टी पे ध्यान देता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सेफ है कि नहीं, ठीक है, सिक्योर है कि नहीं, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देता है। सेफ्टी एज इन फिजिकली भी हो सकती है और फाइनेंशियली भी हो सकती है, क्या उसको इतनी सैलरी मिल रही है कि नहीं जिसमें उसका सर्वाइवल इजीली हो सके, ठीक है, उसका घर आसानी से चल सके, ये सारी चीजें। कंपनी की पॉलिसीज क्या है, क्या कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, क्या कंपनी मॉनेटरी के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देती है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो। नेक्स्ट क्या देखता है वो, सैलरी देखता है कि क्या मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मुझे कंपनी पे कर रही है या नहीं कर रही है। अभी आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सपोज आपका नेट क्लियर हो जाता है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करने लगते हो, तो वहां पे आप क्या सिर्फ ये देखोगे, फर्स्ट जॉब रहेगी तब भी आप ये देखोगे ना कि मुझे एटलीस्ट इतनी सैलरी तो भी मिले जितना मेरा नेट क्लियर है उस हिसाब से, क्योंकि आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो भले ही 10-15 हजार रुपए भी मिल रहे होंगे, मुझे तो सिर्फ जॉब चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, जब आपके पास स्किल्स होती है तो आप उस अकॉर्डिंग क्या करते हो, सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद इस फैक्टर में, हाइजीन फैक्टर में, एक चीज और क्या आती है, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब आप चीजों को क्या करते हो, सुपरवाइज करते हो, आप चीजों को एनालाइज करते हो, ये सारी चीजें किसमें आ गई, सुपरविजन में। इसीलिए हर्जबर्ग की थ्योरी को क्या बोला गया, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि हाइजीन और मोटिवेटिंग फैक्टर, इन दो चीजों को जब एम्प्लॉय देखता है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस अकॉर्डिंग काम करता है, और उस हिसाब से वो ज्यादा इफिशियंसी किससे काम करता है और अपना 100% लगाता है। ठीक है, इस इन फैक्टर से एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्रेगर्स थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या करती है, मैग्रेगर्स थ्योरी क्या करती है, ये एम्प्लॉयज को
दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। पहला थ्योरी एक्स में क्या बोला जाता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको काम करना पसंद नहीं होते, दे डिसलाइक द वर्क। ठीक है, नॉन एम्बिशियस एम्प्लॉय होता है थ्योरी एक्स में, और लेजी होता है एम्प्लॉय। ठीक है, और थ्योरी वाई में क्या होता है, एक्टिव एम्प्लॉय होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ही लाइक्स टू डू दी वर्क, वो हेट नहीं करता है वर्क को। ठीक है, ये क्या करा है मैग्रेगर ने, दो फैक्टर्स में बांट गया। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक होते हैं लेजी, डीमोटिवेटेड, और दूसरे उसके अपोजिट जो एकदम एक्टिव होते हैं, काम करना उनको पसंद होता है, उनको जब और काम मिलता है तो वही उनके लिए मोटिवेशन होता है, सैलरी मोटिवेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनको सैलरी नहीं चाहिए होती है, बट ऐसा नहीं कि उनको सैलरी सिर्फ एक फैक्टर ही मोटिवेशन होता है जो कि सैलरी, वो लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पसंद है काम करना। ठीक है, तो ये क्या है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स में क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है वो वर्क को डिसलाइक करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, बैक स्टेप कर लेता है। ठीक है, लेजी होता है, डीमोटिवेटेड होता है, उसको क्लोज। अब कोई एम्प्लॉय लेजी है, आप मैनेजर को पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो बहुत लेजी है, जो काम नहीं करता है, काम चोरी करता है, तो मैनेजर क्या करेगा, उस पे क्लोज सुपरविजन करेगा, है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान रखेगा वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक एक टास्क दे दे के उससे रिपोर्ट मांगेगा कि मैंने तुम्हें वो टास्क दिया था, क्या तुमने कंप्लीट किया कि नहीं किया। तो ऐसे एम्प्लॉयज को क्या किस चीज की जरूरत होती है, क्लोज सुपरविजन की। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हटते हैं। अब इनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो, या तो आप उनको रिवॉर्ड दो, उनको ये बोलो कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क दिया जा रहा है। सपोज कोई एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई पीएचडी के लिए एनरोल कर लिया किसी ने, ठीक है, अब पीएचडी में क्या करना पड़ता है, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत लेजी है, ठीक है, जो नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, कैसे आप उसको मोटिवेट करोगे, आप उसको रिवॉर्ड का लालच दोगे कि अगर आपने इतने दिनों में जल्दी से ये काम कर लिया, ये रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया, तो आपको पर्टिकुलर रिवॉर्ड दिया जाए। या फिर आप क्या कर सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो कि अगर आपने नहीं किया रिसर्च पेपर पब्लिश, तो आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आपको आगे की चीजों में दिक्कत आएगी, ये सब इस तरह के आप पनिशमेंट दे सकते हो। बट अगर थ्योरी वाई में देखा जाए, थ्योरी वाई में क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, एक्टिव होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको बाहर से मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होता है, क्रिएटिव होता है, उस अलग अलग आइडियाज लेके आता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, ग्रो कर सके। एम्बिशियस होता है, उसका लाइफ में कुछ गोल होता है, ठीक है, उसका फिक्स होता है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो पीछे नहीं हटता है, हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, ही इज हैप्पी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और इसको इसके लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है, उसको आप और ज्यादा से ज्यादा काम दो, जितना ज्यादा काम दोगे उतना वो क्या करेगा, हैप्पी रहेगा, उतना और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। इसको बोला जाता है हर्जबर्ग सॉरी मैग्रेगर्स थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। फिर से एक बार समझते हैं हम, मैग्रेगर्स थ्योरी ऑफ थ्योरी एक्स एंड वाई क्या होती है। एक्स में क्या होता है, एम्प्लॉय, ये मैंने रेड से इसीलिए बनाया ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में क्या होता है कभी कभी कि आपको वहां पे क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये रेड से बनाया था, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि यार लेजी पर्सन किस में होता है, थ्योरी एक्स में होता है या थ्योरी वाई में होता है। तो ऐसे डायग्राम से आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि नहीं, अच्छा थ्योरी एक्स में रेड क्रॉस बना हुआ था, मतलब ये एम्प्लॉय कैसे होते हैं, लेजी होते हैं, वर्क को डिसलाइक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर इनको आपको मोटिवेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हो या फिर पनिशमेंट दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी वाई के बारे में। थ्योरी वाई में हमने क्या पढ़ा कि थ्योरी वाई में एम्प्लॉय क्या होता है, हमेशा एक्टिव होता है, ठीक है, लेजी नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो काम करने के लिए खुद की इच्छा से काम करता है। एम्बिशियस होता है, उसके पास नए नए आइडियाज आते हैं, एक पर्टिकुलर गोल होता है उसका। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो हमेशा आगे होके खुद होके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा। उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, क्या होती है उसमें, एक
लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। और उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या हो जाएगा कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा काम दो, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट पढ़ेंगे बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, ठीक है। ये बीसीजी मैट्रिक्स कब डेवलप किया गया था? इन द ईयर 1917, इन द ईयर 1970। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जब भी कोई एक एम्प्लॉय होता है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसकी ग्रोथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से चार पार्ट्स है? स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बीसीजी मैट्रिक्स। इसको चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट शेयर, और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है? मार्केट ग्रोथ, ठीक है। अब हम फर्स्ट से समझते हैं, दैट इज स्टार। ठीक है, स्टार में क्या होता है? हाई मार्केट शेयर होता है और हाई मार्केट ग्रोथ होता है। देखो यहाँ पे, ये देखो क्या है यहाँ पे? हाई मार्केट शेयर है, ये वाली लाइन मैंने आपको बताया मार्केट शेयर की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वर्टिकल लाइन किसकी? मार्केट ग्रोथ की। तो स्टार में क्या होता है? हाई मार्केट शेयर होता है और हाई मार्केट ग्रोथ होता है। आया समझ में? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मार्केट लीडर इन ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, नीड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। अब मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ भी हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। सपोज अभी गोल्ड ले लेते, गोल्ड का रेट अभी पीक पे चल रहा है, ठीक है। अब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है, ये आपको पता है। बट आपको ग्रोथ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा ना। सेम इस चीज में होता है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या लगता है? ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर ये क्या हो सकता है? स्टार क्वाड्रेंट जो है वो कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है। कब कन्वर्ट हो सकता है? जब ग्रोथ गिर जाए। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा कर दिया, बट मार्केट गिर गया, उसकी वजह से गोल्ड रेट भी बढ़ गया, गिर गया, तो क्या हो जाएगा? आपको नुकसान हो जाएगा। सपोज आपने 1,70,000 पे गोल्ड खरीदा था, और किसी वजह से मार्केट गिर गया, वो और की वजह से या किसी वजह से, और गोल्ड का रेट सपोज हो गया 1,20,000 रुपए। अब क्या हुआ? आपको नुकसान हो गया ना। तो ये क्या हो सकता है? कैश काउ में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसमें ग्रोथ नीचे आ जाए तो। इसका एग्जाम्पल क्या है? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में अभी हाई मार्केट शेयर भी है और हाई मार्केट ग्रोथ भी है। हर किसी के पास अभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन तो होता ही होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि अभी की जो जनरेशन है वो किस चीज पे जा रही है? ज्यादा वेब सीरीज हो गई, शॉर्ट मूवीज, ये ज्यादा पसंद कर रही है। इसकी वजह से नेटफ्लिक्स क्या है? ट्रेंड में है, ठीक है। आया समझ में? इसको बोला जाता है स्टार। स्टार मतलब जिसमें मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा होता है, हर कोई आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है। और उसकी वजह से जब आपका मार्केट शेयर बड़ा रहेगा तो आपकी ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैश काउ। कैश काउ में क्या होता है? मार्केट शेयर तो हाई रहता है लेकिन ग्रोथ कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा लगता है, ठीक है। मार्केट शेयर ज्यादा रहता है आपका, बहुत लोग आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं, बट उतनी जल्दी ये ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या होता है? डोमिनेंट इन नेचर होता है, और ये इंडस्ट्री स्लो ग्रोइंग होती है। जैसे एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। हर कोई ही व्यक्ति होगा जो एप्पल आईफोन के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है। बट ग्रो धीरे धीरे करता है। क्या लोअर क्लास या मिडिल क्लास पीपल इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ अपर क्लास पीपल ही अफोर्ड कर सकते। इसलिए इसकी ग्रोथ कैसी है? स्लो ग्रोथ है, बट मार्केट शेयर हाई है। हर किसी को पता है कि हाँ, एप्पल आईफोन जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कैश काउ बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, मार्केट शेयर लो होता है लेकिन ग्रोथ कैसी होती है, हाई होती है। इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन मार्क। मार्केट शेयर कैसा होता है, लो होता है लेकिन ग्रोथ कैसी होती है इसकी, हाई ग्रोथ होती है। आया समझ में, इसको बोला जाता है क्वेश्चन मार्क। अब क्यों मार्केट शेयर लो होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है, मतलब क्यों आपका प्रोडक्ट कम लोग पहचानते हैं लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास या तो पोटेंशियल होती है कि वो स्टार बन जाए, मतलब अपने मार्केट शेयर भी हाई कर ले, या फिर क्या होगा, फेल ही हो जाएगा वो। ठीक है, या और सेकंड चीज क्या होती है, इसमें भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तभी आपकी ग्रोथ हाई हो पाती है। देखो इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमारी ग्रोथ हाई हो पाती है ना। सिमिलरली क्वेश्चन मार्क में भी यही है कि आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपकी क्या हो पाती है, हाई ग्रोथ हो पाती है। और नेक्स्ट क्या होता है, डॉग्स। डॉग्स में क्या होता है, ग्रो लो मार्केट शेयर होता है और ग्रोथ ग्रोथ भी कैसी होती है, लो ही होती है, मतलब ना ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हो और ना आप ज्यादा ग्रो कर पाते हो। कौन से, ऐसे वीक पोजीशन इन स्टैग्नेंट मार्केट, मतलब मार्केट को बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट कैप्चर नहीं कर पाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स को जानते हैं बहुत से लोग, बट उसने ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, उतना अच्छा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉग्स। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें लो मार्केट शेयर हो तो उसका ग्रोथ भी कैसे रहेगा, हमेशा लो ही रहेगा। तो ये क्या था हमारा, बीसीजी मैट्रिक्स। एक बार और इसका क्विक रिवीजन करते हैं हम। बीसीजी मैट्रिक्स कब डेवलप हुआ था, ये 1970 में। इसमें क्या हुआ है, किसी भी फर्म का ग्रोथ और मार्केट शेयर को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके समझा है। पहला कौन सा है, स्टार। स्टार में क्या होता है, हाई मार्केट शेयर होता है और हाई मार्केट ग्रोथ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये लीडिंग प्रोडक्ट होता है, हर कोई इसको जानता है, हर कोई इसको यूज करता है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टमेंट भी इसमें कैसा लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा, नेटफ्लिक्स। इसके बाद सेकंड क्या है, कैश काउ। एक चीज और हमने स्टार में और क्या पढ़ी, अगर स्टार में मार्केट ग्रोथ कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये भी कैश काउ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मार्केट शेयर तो इसका क्या रहेगा, हाई रहेगा, बट मार्केट ग्रोथ कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। देखते हैं हम कैश काउ को। इसमें क्या होता है, हाई मार्केट शेयर लो ग्रोथ। ये कैसा होता है, डोमिनेंट होता है नेचर में और स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है, मतलब ज्यादा लोग जानते हैं बट धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे एप्पल आईफोन, अभी इसको हर कोई परचेस करने लगा है बट इसको टाइम लगा ग्रो करने में। क्या एकदम से मिडिल क्लास लोगों ने भी इसको परचेस करना स्टार्ट कर दिया था, नहीं किया था। नेक्स्ट क्या देखा हमने, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, मार्केट शेयर कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं पहचानते बट ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है आपकी। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्रोडक्ट स्टार बन जाएगा या फिर फर्म स्टार बन जाएगी या फिर फेल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। और नेक्स्ट होता है डॉग्स। इसमें दोनों ही लो होते हैं, मार्केट शेयर भी नहीं होता है और ग्रोथ भी नहीं होती है। जैसे इसका कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने, ब्लैकबेरी। थैंक यू फॉर द टुडे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और सारी मैनेजमेंट की जितनी मैनेजमेंट यूनिट्स में जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। अगर आप और भी यूनिट्स को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स या तो CSIR स्क्वायर ऐप से परचेस कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी है उससे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।